हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर में क्यों ना पढ़ रही हो, क्योंकि जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट है तो ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर में ना कहीं पे आपको ये दिख जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो लेसन नंबर 2 तक की वीडियोस में ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। जिसने अब तक प्लेलिस्ट की बाकी वीडियोस ना देखी हो, पर जाके वो वाली वीडियोस भी जरूर देख लेना और हमेशा किसी भी सीरीज को टॉपिक वाइज ही कवर किया करो। अब हम शुरू करते हैं टॉपिक लेसन नंबर 3 के साथ, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव्स को। ठीक है, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इसमें हो जाए 9667836336 नंबर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। जैसे कि हम बात करें डेरिवेटिव्स की, तो डेरिवेटिव्स स्टॉक मार्केट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कई बच्चे ना डेरिवेटिव को उस मैथ्स में पढ़े हुए डिफरेंशिएशन से या डेरिवेटिव से रेट कर लेते नहीं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की या फिर फाइनेंशियल मार्केट की एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, जहाँ पे हम डेरिवेटिव्स में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करने वाले हैं जो ट्रेड किए जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इस लेसन नंबर 3 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव को, जहाँ पे हम देखते हैं हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और डेरिवेटिव में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो इसमें से पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, एनालाइज एंड इलस्ट्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। हमें डेरिवेटिव के अलग अलग टाइप समझने होंगे, चाहे वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो, फ्यूचर मार्केट हो, ऑप्शंस हो, बॉन्ड्स हो एंड स्वैप्स हो। और खासकर जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व रहते हैं उन्होंने जरूर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में तो जरूर सुना होगा, चाहे बाकी इंस्ट्रूमेंट सुने हैं भले ही ना सुने हो, लेकिन बाकी के अलावा जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं वो आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। ठीक है, जिसमें जिनको लोग ट्रेडिंग बोल देते हैं ऑप्शंस मार्केट में। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं, दूसरा पॉइंट ये होता है टू अंडरस्टैंड अबाउट द अंडरलाइंग एसेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। हमें डेरिवेटिव के अंदर जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फिर जो अलग अलग एसेट्स हैं उसके बारे में भी समझना होगा। तो ये दो मेन फीचर हैं इस चैप्टर के, ये दो चीजें ही हमें समझनी है इस चैप्टर के अंदर। अब समझते हैं इंट्रोडक्शन को कि डेरिवेटिव में होता क्या क्या है। अगर मैं इंट्रोडक्शन डिस्कस करूं तो इन द डायनामिक रिल्म ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स डेरिवेटिव स्टैंड एज पिवटल इंस्ट्रूमेंट। तो डेरिवेटिव जो है ना वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है शेपिंग रिस्क मैनेजमेंट, ताकि हम रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को बना पाएं। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करते, यहाँ हम बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं इसके अकॉर्डिंग फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन to swaps and forwards. Derivatives offer a spectrum of tools enabling investor to hedge against price fluctuation, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर हैं, वो अपने जो भी एसेट्स हैं उसको हेज कर पाएं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हेज करना। हेज करना मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बाकी आप लोगों को आगे और डीप में समझा दूंगा। हेज करने का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम अपने लॉस को ऑलमोस्ट ना के बराबर रखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ इसके पीछे। सपोज करते हैं कि मार्केट में दो तरह की मूवमेंट जनरली हमें देखने को मिलती है, या तो अप साइड या डाउन साइड। ठीक है, मैंने एक ट्रेड ली कि मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, पर अगर मान लो मैं गलत हुआ तो मुझे लॉस हो जाएगा। और हम जब रिएक्ट करते हैं ना तो मार्केट में क्या होता है, ऐसा तुरंत नहीं होता कि मार्केट तुरंत थोड़ी सी ऊपर गई फिर नीचे आ गई। कई बार ऐसा करती है मार्केट, लेकिन अगर जिनको समझ है तो वो जब लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करते हैं तो दो चीज़ सोचे करते हैं कि या तो मार्केट ऊपर जाएगी लॉन्ग टर्म में या मार्केट नीचे जाएगी। तो होता क्या है कि हमने मान लो ट्रेड कर लिया कि मार्केट ऊपर जाएगी, सपोज को नीचे चली गई तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तुम्हें लॉस हो जाएगा। तो हेज करना पता है क्या बोलता है कि हम एक काम करते हैं, हम दोनों चीज़ कर लेते हैं। ऊपर की तरफ के लिए भी बाय कर लेते हैं। अगर आप ऑप्शंस में ये चीज पढ़ोगे तो जब भी हमें लगता है कि मार्केट बढ़ेगी तो हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। ऑप्शन का एक टर्म होता है कॉल। कॉल का मतलब क्या होता है, कॉल बाय करने का मतलब होता है कि हमें लगता है मार्केट बढ़ेगी और मार्केट जब बढ़ेगी तो हमें कॉल में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है क्या आती है कि हम पुट ऑप्शन कब खरीदेंगे। पुट ऑप्शन जब खरीदते जब हमें लगता है मार्केट गिरेगी, और पुट ऑप्शन में पैसा जब बनता है जब मार्केट सही में गिर रही होती है। तो हेज करना पता है यहाँ पे क्या होता है कि हमने ना एक साथ दोनों काम कर लिए, हमने कॉल भी खरीद लिया और पुट भी खरीद लिया। अब मार्केट भले ही ऊपर जाए और या फिर नीचे जाए तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं
हम प्रॉफिट बना के निकल जाएंगे। इसको बोलते हैं हेज करना, कि मार्केट चाहे ऊपर जाए चली जाए हम प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन दिक्कत पता क्या होती है, अगर आप एक स्टॉक मार्केट समझने वाले पर्सन हो तो दिक्कत यहाँ पे ही होती है जब मार्केट साइडवेज चली जाती है, ना तो ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, मार्केट एक ही रेंज में मूव करती रहती है, तो दोनों के प्रीमियम जो है ना फिनिश हो जाते हैं, दोनों में ही लॉस होता है, ठीक है, पुट में भी और कॉल में भी। चलो हम, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे छोटी सी चीज़ समझनी है कि हेज वर्ड का मतलब क्या होता है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ सिर्फ ये चीज़, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जब मार्केट, मुझे लगता है कि मार्केट बढ़ेगी तो मैंने कॉल ऑप्शन ले रखा है, पर एक डर भी है और रिस्क को मैनेज करने के लिए मैंने पुट ऑप्शन भी ले रखा है, दोनों ऑप्शन ले रखे हैं। मैं ना जैसे मुझे लगा कि मार्केट हाँ अब ऊपर की डायरेक्शन में मूवमेंट देना शुरू कर गई है या फिर प्रॉफिट आ रहा है कॉल की तरफ, तो मैं पुट वाले से एग्जिट ले लूंगा, पुट वाले को बेच दूंगा, क्योंकि एक में प्रॉफिट होगा तो दूसरे में नुकसान भी तो हो रहा होगा, तो उस नुकसान वाले को हटा लूंगा और प्रॉफिट वाले को प्रॉफिट वहां पे बनने दूंगा। तो हेज करना ना एक तरीका होता है रिस्क को मैनेज करने का, ठीक है। बाकी मैं जब आपको ऑप्शन समझाऊंगा ना कि ऑप्शन किस तरीके से काम करते हैं, ऑप्शंस किस तरीके से काम करते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, तब हम उसका थोड़ा और डीप में समझेंगे। अभी तो फिलहाल मैंने आपको ये समझाया कि जो ये अलग अलग स्पेक्ट्रम्स हैं, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप्स, ठीक है, ये इन्वेस्टर्स को मौका देते हैं ताकि वो हेज कर सके अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशंस, स्पेकुलेट ऑन मार्केट मूवमेंट, साथ साथ मार्केट मूवमेंट को लेके स्पेकुलेट जो करते हैं उनको भी, उनकी भी हेल्प करता है स्पेकुलेट करने में। फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, मार्केट में जनरली 3 तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं। एक होते हैं ट्रेडर्स, जिनका काम क्या होता है ट्रेडिंग करना और पैसा बनाना, है ना, जो शॉर्ट टर्म में इक्विटीज को ट्रेड करके या फिर अलग इंडेक्स को ट्रेड करके पैसा बनाते हैं। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर्स, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं अच्छे अच्छे एसेट्स में, अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट में, अच्छी अच्छी कंपनीज में। तीसरे होते हैं स्पेकुलेटर, जो ये नहीं बोलते कि मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, मुझे लग रहा है मार्केट नीचे आएगी, इन्हें बोलते हैं स्पेकुलेटर्स। और स्पेकुलेटर भी कहीं ना कहीं डाटा के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, ये चीज बोलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं स्पेकुलेटर। तो यानी कि मार्केट की मूवमेंट को स्पेकुलेट करने में भी ये डेरिवेटिव्स हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। डाइवर्सिफाइंग पोर्टफोलियोज, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में इंपॉर्टेंट हेल्प करते हैं हमारी। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव को समझने में इज नॉट मेयरली ऑन एकेडमिक परस्यूट। ध्यान रखना, जब हम डेरिवेटिव को समझने की बात करते हैं तो ये सिर्फ एकेडमिक का टॉपिक नहीं है मेरे भाई, इसमें काफ़ी लोग बर्बाद हुए हैं पहले। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग आती नहीं है, चले जाएंगे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने, ट्रेडिंग कभी सीखी नहीं, ये वर्ड कभी जाना नहीं, उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट तो क्विक मनी बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, पर दिक्कत है क्विक मनी आती तो नहीं है, पर चली बहुत जल्दी जाती है, यानी कि जो भी पैसा कमाए सब उड़ जाता है, ठीक है। अगर ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन नहीं है तो, नॉलेज नहीं है तो, ठीक है। तो भाई ये मत समझना कि वीडियो में ट्रेडर्स के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, पता लगे जाके ट्रेडिंग करना शुरू कर दो तुम लोग स्टूडेंट हो, समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज है, स्किल है ट्रेडिंग की तो कोई दिक्कत नहीं करने में, लेकिन बिना स्किल के, बिना चीज़ों को समझे करोगे तो भाई नुकसान ही होता है उस चीज़ में, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो ये सिर्फ एकेडमिक का टॉपिक नहीं है, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, बट अ प्रैक्टिकल नेसेसिटी ऑफ नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न फाइनेंस। ये मॉडर्न फाइनेंस को समझने के लिए काफ़ी जरूरी होता है, ठीक है। जैसे जब मैं फाइनेंस को स्टडी कर रहा था तब मैंने सारी चीज़ों को काफ़ी डीप में पढ़ा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर्स क्या होते हैं, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, कैसे खत्म होते हैं, ठीक है। बहुत डीप कंसेप्ट्स हैं जो आपको काफ़ी टाइम लगा के सीखने पड़ेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, डेरिवेटिव का। अब समझते हैं डेरिवेटिव का पॉइंट। तो इट रिप्रेजेंट फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, ये ऐसे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट को दिखाता है हुज वैल्यूएशन इज टाइड अंडरलाइंग एसेट, जिनकी जो वैल्यूएशन है ना वो उन एसेट्स के अकॉर्डिंग होती है। जैसे मान लो स्टॉक्स के भी डेरिवेटिव होते हैं, स्टॉक के भी फ्यूचर ऑप्शन होते हैं, बॉन्ड के भी होते हैं, कोमोडिटीज के भी होते हैं, करेंसीज के भी होते हैं, मार्केट इंडेक्स के भी होते हैं। देयर वर्थ फ्लक्चुएट्स बेस्ड ऑन चेंजेस इन फैक्टर। तो अगर मान लो मैंने किसी स्टॉक में कोई ट्रेड ले रखा है, कोई फ्यूचर ऑप्शन बाय कर रखा है, तो जैसे ही उस स्टॉक के प्राइस में चेंज आएगा तो उसके फ्यूचर ऑप्शन में भी चेंज आएगा। सेम ऐसे जब हम किसी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, मार्केट इंडेक्स में, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहा हूं मैं, या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, तो ऐसे केस में अगर उनके ग्राफ में थोड़ा सा भी चेंज आता है ना, तो जो फ्यूचर ऑप्शन है उनके प्रीमियम में भी बदलाव आ जाता है। बाकी अदर बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को बोलो तो मैं फ्यूचर ऑप्शंस, मतलब जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, फिर फ्यूचर ट्रेडिंग है, उनके ऊपर भी एक सिंगल वीडियो बना सकता हूं, जो कि इस वीडियो से काफी लंबी होगी, क्योंकि काफी डीप कंसेप्ट्स हैं, क्या होते हैं उनके प्रीमियम्स, कैसे प्रीमियम में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्रीमियम में चीज आता है, बहुत कुछ है, ठीक है। बट आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस हल्का फुल्का पढ़ो, क्योंकि आपको एग्जाम के पर्पज से लिए पढ़ना है, और एक तरह से आपको ना इंट्रोडक्शन मिल जाएगा इन सब चीजों का।
अगला पॉइंट क्या आता है, देयर वर्थ फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन चेंजेस इन फैक्टर। तो इन सारे फैक्टर में चेंज आते ही इनकी जो वर्थ है उसमें क्या होती है, चेंज आने शुरू होते हैं, सच एज प्राइस मूवमेंट, इंटरेस्ट रेट और अदर वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद द अंडरलाइंग एसेट, और दूसरे वेरिएबल्स में भी जो भी इन एसेट्स के अंदर होते हैं। एसेंशियली डेरिवेटिव्स सर्व एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर हम बात करें डेरिवेटिव की तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं। अनेबलिंग ट्रेडर्स, ये ट्रेडर को अनेबल करने में हेल्प करते हैं एंड इन्वेस्टर को टू स्पेकुलेट ऑन, ताकि वो स्पेकुलेट कर सकें, समझ पाएँ कि मार्केट अब बढ़ने वाली है, घटने वाली है, क्या होने वाला है स्टॉक मार्केट में, क्या होने वाला है इक्विटी मार्केट में, वो सब कहीं ना कहीं जान सकते हैं और सेफ गार्ड देमसेल्व्स। और यही नहीं, हम कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ गार्ड भी कर सकते हैं, इसको मैं क्या बोलता हूँ, रिस्क मैनेज कर सकते हैं अपना, देमसेल्व्स अगेंस्ट फ्यूचर फ्लक्चुएशन, की फ्यूचर में जो फ्लक्चुएशन आएगी वो हम डाटा के हिसाब से पहले ही समझ सकते हैं। इज फ्यूचर फ्लक्चुएशन इज एसेट प्राइसेस इन आएगा मेरे हिसाब से, फ्लक्चुएशन इन एसेट प्राइसेस, ठीक है, विदाउट द नेसेसिटी ऑफ ओइंग द एसेट इटसेल्फ, बिना एसेट को खुद लिए। अब मैंने अब तक फ्यूचर ऑप्शंस की, ठीक है, डेरिवेटिव्स की बहुत सारी बात कर ली, हमने इसका इंट्रोडक्शन भी किया। अब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं जो सही में ट्रेड किए जाते हैं, किसके अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर डेरिवेटिव्स के पॉइंट से। तो हमारे पास सबसे मेन जो है ना वो तो ये दो हैं, पहले वाले दो, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, दूसरा ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, दो मेन है। बाकी के नाम बहुत कम लोगों ने सुने होंगे, ठीक है, पर ये दो तो ऑलमोस्ट सबने सुन रखे होंगे। फ्यूचर ऑप्शंस या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं पहले तो नाम से पता लग रहा है फ्यूचर, जहां पे हम फ्यूचर ट्रेड करने की बात करते हैं। बाकी फ्यूचर ट्रेड, हम फ्यूचर को भी ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल हम फ्यूचर को भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाता हूँ। सपोज करते हैं कि मार्केट इस टाइम पे निफ्टी 25,000 रुपये पे है, और मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे सबको पता लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट है वो 28,000 टच करेगी या फिर 27,000 टच करेगी। कब टच करेगी, वो टच करेगी मान लेते हैं दिसंबर एंड तक। तो मैं दिसंबर एंड में, ठीक है, क्या करूँगा, 28,000 का ना फ्यूचर बाई कर लूँगा, ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है, बाई कर लूँगा, क्योंकि मार्केट क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है 28,000 तक पहुंच जाएगी। लेकिन दिक्कत पता क्या है, अगर वो नहीं पहुंची ना 28,000 तक, तो जैसे जैसे टाइम आएगा ना वैसे वैसे उसका प्रीमियम कम होना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन वो आखिरी डेट होगी, सपोज करते हैं दिसंबर 31 आखिरी डेट है उस टाइम की, कि भाई 2026 का आखिरी टाइम है कि वो 28,000 तक पहुँच जानी चाहिए थी और वो नहीं पहुँची, तो प्रीमियम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे बेनिफिट कब है कि मार्केट जल्दी से जल्दी 28,000 को टच कर ले, तो प्रीमियम बहुत हाई होगा, मैं बेच के निकल जाऊंगा। ये तरीका होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ना फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। यानी कि होता पता है क्या है, हर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की अपनी एक एक्सपायरी होती है, अपना एक टाइम पीरियड होता है। अगर उस टाइम पीरियड से पहले या उस टाइम पीरियड तक आपकी वो चीज़ पूरी हो जाती है तो होगा क्या कि आपको एक अच्छा प्रीमियम मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर एक्सपायरी वाले दिन या फिर एक्सपायरी से पहले वो चीज़ें नहीं हुई, ठीक है, उसके मतलब उस टाइम तक भी नहीं हुई, इसका मतलब क्या है कि आप बहुत बड़े लॉस में हो, लगातार प्रीमियम उस डेट तक गिरता हुआ चला जाएगा, जिसकी वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले को बहुत ज़्यादा क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो वही देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो दीज आर स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीमेंट। तो ये क्या होती है, स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीमेंट होते हैं टू बाय और सेल अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ताकि एक हम बाय और सेल कर सकें किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, जो भी उस टाइम पे उसका प्राइस चल रहा है, नोन एज फ्यूचर प्राइसेस, जिसको हम फ्यूचर प्राइसेस भी बोल के चलते हैं, ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, किसी भी फ्यूचर डेट के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि निफ्टी 50 28,000 को टच करेगी, लेकिन दिसंबर के एंड तक तो मैंने उसका फ्यूचर बाय कर लिया। लेकिन दिक्कत क्या, अगर वो उस पॉइंट को टच नहीं कर पाती है तो मुझे बहुत लॉस होगा, और उसका प्रॉफिट किसको जनरेट होगा, जिसने वो एग्रीमेंट, जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट सेल किया था उसको फायदा होगा, क्योंकि मैंने तो बाई किया, मुझे नुकसान हो गया, ठीक है। और जिसने बेचा होगा उसने सोच के बेचा होगा कि पक्का मार्केट जो है वो 28,000 टच नहीं कर पाएगी इस डेट तक,
ठीक है, तो वो चीज़ होती है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर कॉमनली यूज फॉर स्पेकुलेशन, इसको हम जनरली स्पेकुलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं और हेज करने के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी कि अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए भी यूज़ करते हैं। टू कैपिटलाइज ऑन एंटीसिपेटेड प्राइस चेंजेस, ताकि जो भी एंटीसिपेटेड प्राइस चेंजेस हैं हम उसको कैपिटलाइज कर पाएँ। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। अब पढ़ते हैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का ना मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पहले वो पढ़ लेते हैं। ऑप्शंस प्रोवाइड द होल्डर विद द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। तो ऑप्शन प्रोवाइड करता है होल्डर को, राइट प्रोवाइड करता है पर ऑब्लिगेशन प्रोवाइड नहीं करता। ऑब्लिगेशन किस चीज़ की, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। कई बार क्या होता है कि जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो हम ना यहाँ पे वहाँ पे भी हम फ्यूचर ट्रेड करने की बात कर रहे होते हैं कि भाई मार्केट में ये हो जाएगा, उसके हिसाब से काम कर रहे होते हैं। सपोज करते हैं, कोई बढ़िया एग्जांपल लेते हैं इसका, बढ़िया एग्जांपल में क्या, हाँ मान लेते हैं कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी मुझे पता है कि ना वो अगले साल महंगी हो जाएगी। सपोज कर लेते हैं कोई प्रॉपर्टी जो है, कोई प्रॉपर्टी है किसी बढ़िया लग्जरी जगह है, वो अगले साल 10 लाख रुपए की हो जाएगी, ये मान लेते हैं 10 लाख की हो जाएगी। लेकिन फिलहाल कितने की है, फिलहाल वो कितने की है, फिलहाल जो है मान लेते हैं वो 8 लाख की है। 8 लाख की छोड़ो, इतना छोड़ 5 लाख की मान लेते हैं, फिलहाल 5 लाख की है, पर मुझे पता है कि वो 10 लाख की हो जाएगी। वैसे मैंने काफ़ी छोटा अमाउंट बोला है, आप 5 करोड़ मान सकते हो, तो 10 करोड़ की हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि सर उसका रेट बढ़ जाएंगे, तो मैं क्या किया, मैं एक ब्रोकर के पास या फिर एक डीलर के पास जिसके पास वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी पड़ी है, मैंने उसे क्या बोला कि ना मैं आपको एक प्रीमियम अमाउंट दे देता हूँ 1 करोड़ रुपए। क्या दे देता हूँ, 1 करोड़ रुपए दे देता हूँ, और आपको ना ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रखनी है मेरे लिए, ठीक है, और इसे फ्यूचर में मैं खरीदूंगा। इसका मतलब क्या है, मैंने एक प्रीमियम एडवांस अमाउंट, इसको पता है क्या बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, बयाना पे कर दिया भाई। 1 करोड़ रुपए दे दिए मैंने, और मैंने उसे क्या बोला कि भाई अब ये प्रॉपर्टी जो है तुम मेरे नाम पे होल्ड करके रखियो, मैं इसके क्या कर दूंगा, रेट पे कर दूंगा। अब हुआ क्या भाई, मैंने कब किया है वो, जब वो प्रॉपर्टी 5 करोड़ से 10 करोड़ की हो जाएगी, उसके लिए मैंने 1 करोड़ रुपए ऑलरेडी एडवांस में से दे रखे हैं। अब वो उस प्रॉपर्टी को किसी को नहीं बेचेगा, होल्ड करके रखेगा, ठीक है। अब होगा क्या, मान लेते हैं सही में अगले साल वो प्रॉपर्टी 10 करोड़ की हो गई। अब 10 करोड़ की हो गई, होगा क्या, अब वो उसे बेच तो पाएगा 10 करोड़ में, मेरे को पता प्रॉपर्टी 10 करोड़ की यूज किया है। अब वो बेचारा ऑब्लिगेशन में है, लिखा हुआ है ना ऑब्लिगेशन में है, मैं ऑब्लिगेशन में नहीं, वो ऑब्लिगेशन में है। अब उस प्रॉपर्टी मुझे ही बेचनी पड़ेगी अगले साल, तो मैं बाकी 4 करोड़ लेके जाऊंगा, 1 करोड़ पहले दे रखे हैं मैंने, बाकी 4 करोड़ और लेके जाऊंगा, ठीक है, और जाके वो प्रॉपर्टी ले लूंगा, उससे वापस ले लूंगा। 4 करोड़ मान लो, 5 करोड़ मान लो, ठीक है, जाके उससे वो प्रॉपर्टी ले लूंगा, अपने पास ले लूंगा। मुझे क्या बेनिफिट हुआ, मुझे डायरेक्ट बेनिफिट हो गया 5 करोड़ का। 5 करोड़ मेरे पास क्या हो गए, सीधे बच गए, सीधे साधे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं पड़ी, बस मुझे इन्फॉर्मेशन बता दी। तो ऐसे किसी तो मैं प्रॉपर्टी ले लूंगा। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, अगर मान लो वो प्रॉपर्टी जो है वो मान लेते हैं अगले साल जो है वो कितने की रह गई, अब मान लेते हैं 2 करोड़ की रह गई, रेट गिर गए उसके, 10 की नहीं हुई, 5 के लिए 2 की रह गई, वो जगह गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली, कुछ भी हुआ उस जगह पे, लेकिन वो प्रॉपर्टी 2 करोड़ की रह गई। तो क्या अब मैं उस प्रॉपर्टी को लेने जाऊंगा, थोड़ा दिमाग लगाना भाई, जो प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो गई है, अब मान लेते हैं मैंने उसे 1 करोड़ दे रखे हैं पहले ही, मुझे 4 करोड़ रुपए और देने हैं, तब जाके 5 करोड़ दूंगा मैं उसे, ठीक है, और तब मैं वो 2 करोड़ की वैल्यूएशन की प्रॉपर्टी लूंगा। अब मैं प्रॉपर्टी लेने ही नहीं जाऊंगा, और अगर मुझे वैसी प्रॉपर्टी लेनी भी होगी तो मैं किसी और ब्रोकर के थ्रू लूंगा, क्योंकि अभी मुझे इसे 4 करोड़ रुपए पे करने पड़ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे मैं सिर्फ किसी दूसरे ब्रोकर से 2 करोड़ में ही वो सेम प्रॉपर्टी ले सकता हूँ। तो मेरा होगा क्या, मेरा 1 करोड़ का नुकसान जरूर होगा, ठीक है, बट मैं वो प्रॉपर्टी नहीं लूंगा। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन गिर गई है। वही चीज यहाँ पे है कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में, कि हम जो है ना वो एक प्रीमियम अमाउंट पे कर देते हैं अगर हम ऑप्शन को बाय करते हैं। तो अगर वैसा हो गया जैसे हम सोच रहे हैं, तो हम उस एग्रीमेंट को बाय कर लेते हैं, हमें प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन ऐसा अगर वैसा नहीं हुआ तो हमारा पूरा प्रीमियम जो मैं पे किया ना सब डूब जाता है। और ऐसा आप किसी भी एग्जाम्पल में सोच सकते हो। आप एक जेड फोल्ड का फोन ले लो, ठीक है, जो आपको लग रहा है कि अगले महीने जो है वो कितने का मिलेगा, 2 लाख का मिलेगा, फिलहाल 1.5 लाख का मिल रहा है, तो आपने कोई प्रीमियम पे कर दिया 20,000 रुपये। आपने क्या बोला कि मुझे ये फोन कितने का चाहिए, 1.5 लाख में ही चाहिए अगले महीने, तो आपके तो पैसे बच गए ना, क्योंकि अब आपको 1,30,000 रुपये देने हैं, ठीक है। या फिर मान लेते हैं वो 20,000 प्रीमियम करके आपने पे कर दिया, आपको 1.5 और देने हैं। लेकिन अगर आप वो फोन अगले महीने लेते तो आपको 2 लाख देने पड़ते हैं, 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, लेकिन अब आपको देने पड़ेंगे सिर्फ उसे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, मतलब अगर आपको ढंग से समझाऊं इस चीज़ को भी, इस एग्जांपल को भी, मान लेते हैं 1.5 लाख का कोई फ़ोन है, 1.5 लाख का फ़ोन है,
1.5 लाख का फ़ोन है, ठीक है, मैंने इसके लिए 20,000 रुपये प्रीमियम अमाउंट पे कर दिया है, फिर 10,000 रुपये के लिए 10,000 रुपये देकर लॉक करवा लिया कि भाई अगले महीने मेरी सैलरी आती मैं ये फ़ोन ले लूँगा, ठीक है, लेकिन ये फ़ोन तेरे पास ही होना चाहिए। ये फ़ोन तू मुझे बेचेगा कितने भाई 1.5 लाख में ही, इसके वजह से 10,000 रुपये बयाना दे रहा हूँ इस तरह से। वो 10,000 रुपये मैंने दे दिए, अब ये फ़ोन मुझे पता है ना 2 लाख का हो जाएगा, और वो अगले महीने से ही मैं 2 लाख का हो गया। तो अगर मैं इस फ़ोन को, मुझे फ़ोन खरीदना ही था, मेरे लिए जरूरत थी इस फ़ोन की, तो अगर मैं अगले महीने खरीदता तो उनको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते ना, ठीक है। अभी मुझे कितने जा रहे हैं, 1.5 लाख रुपये ये दूंगा मैं अगले महीने, और 10,000 रुपये जो मैंने स्टार्टिंग में दिए हैं, यानी कि 1.6 लाख में मेरे को ये फ़ोन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन सपोज करो यही फ़ोन 1.5 लाख से 2 लाख का नहीं हुआ, कितने का हो गया, 1.5 लाख से ये होगा 1 लाख का। लो और मेरा कर को 1 लाख का हो गया, तो क्या अब मैं ये फ़ोन खरीदने जाऊंगा? अब आप बोलोगे बिल्कुल खरीदने जाऊंगा, बाहर में जाए दुकान वाला, मैं किसी दूसरे के पास जाऊंगा, क्योंकि देखो अगर मान लो मैं उसे 1.5 लाख रुपए दे के और 1.5 लाख रुपए दे के 1 लाख रुपए वाला फ़ोन नहीं जाऊंगा, इससे तो ये है कि मैं उस 10,000 को भूल जाऊँ जो मैंने उसे प्रीमियम दिया है, मैं किसी दूसरे दुकानदार के पास जाऊँगा, उससे जाके वही फ़ोन 1 लाख रुपये में खरीद लूँगा। इसी को बोलते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि ऑप्शन प्रोवाइड द होल्डर विद द राइट। उसे राइट तो मिलता है बट नॉट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन नहीं मिलता, मतलब उसकी मजबूरी नहीं है वो चीज़ वापस बाय करना ही, लेकिन अगर उसने प्रीमियम अमाउंट दे रखा है तो एक चीज़ हक उसे जरूर मिलता है कि वो चीज़ में मिलनी चाहिए। तो ये एक बढ़िया बेनिफिट होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का। बाकी कभी अगर फ्यूचर में मौका मिला फाइनेंस कोड डीप में समझाने का तो आपको ऑप्शंस के ऊपर एक सिंगल वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे ऑप्शन के अलग टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं टू बाई। अगर हमें कभी भी ऑप्शन को बाय करना होता है तो मैंने बताया था ना, हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, और अगर ऑप्शन को सेल करना होता है, क्योंकि देखो हम बाय कब करते हैं किसी चीज़ को, जब हमें लगता है उसके रेट बढ़ेंगे ताकि मैं उसे महंगे बेच पाऊँ, तो हम कॉल ऑप्शन की तरफ जाते हैं। और हमें जब भी लगता है कि भाई हम जो है ना हमें वो चीज़ बेचनी है तो हम क्या करते हैं, पुट ऑप्शन खरीदते हैं। क्या करते हैं, पुट ऑप्शन खरीदते हैं। फिर हमें लगता है कि प्राइस गिरने वाला है मार्केट का तो हमें सेल कर देना चाहिए, तो हम उसके लिए पुट ऑप्शन खरीदते हैं। द अंडरलाइंग एसेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। तो ध्यान रखना, जब भी हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं इसका मतलब क्या है कि जब भी वो इंडेक्स बढ़ेगा तो कॉल का प्रीमियम भी बढ़ेगा। लेकिन अगर हम पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो उसका प्राइस पता है कब बढ़ता है, पुट ऑप्शन का प्रीमियम कब बढ़ता है, जब वो इंडेक्स गिर रहा होता है, उसकी वैल्यू कम हो रही होती है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। द अंडरलाइंग एसेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, ये भी एक स्पेसिफाइड प्राइस के ऊपर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से हम बाय करते हैं विद इन अ सेट टाइम फ्रेम, एक सेट टाइम फ्रेम के लिए। दे ऑफर वर्सेटिलिटी एंड कैन बी यूटिलाइज फॉर वेरियस स्ट्रेटजी। इसको हम अलग स्ट्रेटजी के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं इंक्लूडिंग हैजिंग, हैजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। स्पेकुलेशन, ये यानी कि फ्यूचर मार्केट में क्या होने वाला है उसके लिए दे सकते हैं। साथ साथ प्रॉफिट मेकिंग के लिए भी हम इस टूल को यूज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या आता है, स्वैप्स। आप समझते हैं स्वैप्स को। स्वैप एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, जहां पे दो पार्टीज अपने डेट इंस्ट्रूमेंट को साइन करती है एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे, ताकि जो ये इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन है ना ये देखने को ना मिले। जैसे सपोज करो मैंने किसी को पर्सन को पैसे दिए, मैं पर्सन हूँ, मान लेते हैं मेरा नाम ऋतिक है, मैंने किसी और मान के लेते हैं मेरा नाम तो है, ठीक है, हमने किसी और को पर्सन को ठीक है मान लेते हैं राम श्याम कोई भी जो पर्सन है, हमने उससे क्या कर दिया, एक एग्रीमेंट साइन कर लिया कि भाई मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, आपको जो है ना 10% एनुअली मुझे इंटरेस्ट क्या करना है, पे करना है। तो इस तरह से स्वैप का पार्ट बन जाएगा। स्वैप्स क्या होता है, स्वैप्स इन्वॉल्व टू पार्टी, इसमें दो पार्टी होते हैं एग्रीइंग टू एक्सचेंज कैश, जो कैश को एक्सचेंज करते हैं, कैश फ्लोज को और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को या फिर किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अंडर प्री डिटरमाइंड टर्म्स, वो भी किसके अकॉर्डिंग, प्री डिटरमाइंड टर्म्स के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट रेट स्वैप, जैसे कि इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है, ठीक है। द मोस्ट प्रीवेलेंट टाइप, जो एक मोस्ट प्रीवेलेंट टाइप है, इन्वॉल्व पार्टीज स्वैपिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल इंटरेस्ट पेमेंट, जिसके जरिए हम जो है फिक्स्ड और वेरिएबल इंटरेस्ट पेमेंट टू मिटिगेट इंटरेस्ट रेट रिस्क, मतलब इंटरेस्ट रेट रिस्क को भी हम यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, और आखिरी टाइप है किसका, यहाँ पे डेरिवेटिव्स का। फिर बाकी टॉपिक्स हम देखेंगे आने वाले वीडियो में। तो पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं। दीज आर कस्टमाइज्ड एग्रीमेंट, ये कस्टमाइज्ड एग्रीमेंट्स होते हैं बेट बिटवीन टू पार्टी, दो पार्टी के बीच में, टू परचेज और सेल, ताकि परचेज और सेल किया जा सके एक स्पेसिफिक आइटम को, किसी स्पेसिफिक आइटम को एट एन एग्रीड अपॉन प्राइस, जिस भी प्राइस पे वो एग्री हुए थे एट अ फ्यूचर डेट, किसी फ्यूचर डेट को लेके। मतलब हमने मान लेते हैं हमने एक सौदा, मतलब एक तरह से एक
सौदा बोलते हैं वैसे तो, एक तरह से हमने कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं उसे, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया किसी दूसरे पर्सन के साथ कि भाई मैं आपकी ये प्रॉपर्टी लूँगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट पे हम पहले कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं और एक फ्यूचर डेट के लिए, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है। जनरली हम ये चीज़ रियल एस्टेट में भी करते हैं कि मान लेते हैं हमने 6 महीने के लिए बोला कि भाई 6 महीने बाद मैं आपकी ये प्रॉपर्टी ले लूँगा इस प्राइस पे, और इसका जो है 20% मैं आपको भी तुरंत दे देता हूँ, बाकी 80% आपको 6 महीने के अंदर आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ये हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करंट में बन गया है, वो भी एक फिक्स प्राइस लेवल पे। तो एग्रीड अपॉन प्राइस एट अ फ्यूचर डेट, अनलाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफन प्राइवेटली नेगोशिएटेड। इसको हम बाद में नेगोशिएट भी कर सकते हैं, यानी अगर हमें लगता है कि प्रॉपर्टी के भाव थोड़े बढ़ गए तो मुझे ज़्यादा पैसा भी मांग सकते हैं। आर नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, इसको हम एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड नहीं करते। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं डेरिवेटिव्स के, जहाँ पे मैंने आपको अलग अलग कैटेगरीज भी समझा दी है डेरिवेटिव की। देखो 4 into 4 मेन कैटेगरीज चारों देख लिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई भी क्वेरी, किसी प्रकार का डाउट बचाओ, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स खोले में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। आप जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर।